हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना CIB ABM पेपर का मॉड्यूल E का चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी पोर्शन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। आज हम देखेंगे उसके कुछ केस स्टडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले फ्रेंड्स हम जल्दी से उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक क्विक रिकैप बना के रखा है। जो हमारा 4 कैटेगरी है मनी सप्लाई का, M1, M2, M3, M4। तो M1 में हम लोग करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI लेते हैं। M2 में M1 प्लस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। M3 में हम लोग M1 प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक, और M4 में हम लोग M3 प्लस ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस लेते हैं। करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट RBI, M1 प्लस SB ऑफ PO, M1 प्लस TD ऑफ बैंक, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग केस स्टडी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ डेटा दिए हुए हैं। करेंसी विथ पब्लिक 2,30,000, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम 3,20,000, टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम 3,60,000, अदर डिपॉजिट विथ RBI 4,20,000, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी 1,40,000, ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक्सक्लूडिंग NSE इज 80,000। तो हमें M1 निकालना है। तो M1 के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं फ्रेंड्स? करेंसी विथ पब्लिक 2,30,000 हमने लिया। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम 3,20,000 प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, दैट इज 4,20,000। तीनों को ऐड करने से हमारा 9,70,000 इज आवर M1। अभी M2 निकालना है। M2 के लिए हम लोग M1 लेते हैं। M1 हमारा 9,70,000 ऑलरेडी आ गया है। 9,70,000 प्लस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज 1,40,000। दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर इतना आता है। फिर हम देखेंगे M3 में भी हम M1 लेते हैं। M1 के साथ हम लोग लेते हैं टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। तो ये है टर्म डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। टर्म डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम 3,60,000। यहाँ पे हमने लिया है 9,70,000 प्लस 3,60,000, हमारा आंसर आया 13,30,000 इज आवर आंसर। फिर फ्रेंड्स हम लोग M4 लेंगे। M4 में हम लोग M3 लेते हैं और M3 के साथ ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो M3 हमारा यहाँ क्वेश्चन में है 13,30,000 हमने लिया, और ऑल डिपॉजिट विद PO एक्सक्लूडिंग NSE हमारा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक्सक्लूडिंग NSE इज 80,000। तो हमारा M4 हो गया 13,30,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 14,10,000 इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, फिर हमें निकालना है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, M3 डिवाइडेड बाई M1, मतलब ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाई नैरो मनी। तो हमारा M3 आया था 13,30,000। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको गलत ले लिया है, ये नहीं होगा। $13,30,000 डिवाइडेड बाई 9,70,000। तो हम लोग निकाल लेते हैं 13,30,000 डिवाइडेड बाई 9,70,000, 1.37 इज आवर आंसर। 1.37 इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा केस स्टडीज नंबर 2। ये हमारा केस स्टडीज, यहाँ पे भी हमारे कुछ डेटा दिए हुए हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन 12,500, कैश हेल्ड बाय बैंक्स 1,400, NSE विथ पोस्ट ऑफिस 130, ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस SB 50,000, current deposit 14,000, saving bank deposit 53,000, margin held against LC 1,300, balance in overdue FD 1,200, time deposit with banking system 85,000,
इंक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर 10,000, अदर डिपॉजिट विथ RBI 25,000, सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस SB इज 35,000। फ्रेंड्स आपने डेटा नोट कर लिए। अब हम इसमें क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में हमारा देखिए दिया है कैलकुलेट M1, M2, M3 एंड M4। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बुक्स में बताया था कि करेंसी विथ पब्लिक जो है उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है। देखिए यहाँ बुक में मैंने आपको बताया था करेंसी विथ पब्लिक इज करेंसी इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड्स बाय बैंक्स। तो हमारा यहाँ पे डेटा में करेंसी इन सर्कुलेशन दिया हुआ है 12,500 माइनस कैश हेल्ड बाय बैंक है 1,400। 12,500 में से हमने 1,400 को माइनस किया तो हमारा आंसर आता है 11,100। तो हमारा करेंसी विथ पब्लिक हो गया 11,100। और फ्रेंड्स M1 में जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग ले रहे थे करेंसी विथ पब्लिक। करेंसी विथ पब्लिक हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में के लिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, हमारा देखिए बुक में भी दिया हुआ है डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स ऑल लाइबिलिटीज विच आर पेबल ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड current deposit, demand liability portion of saving bank deposit, margin held against letter of credit or guarantee, balances in overdue fixed deposit, cash certificate and cumulative recurring deposit. इसको मैंने यहाँ पे समराइज कर लिया है। डिमांड डिपॉजिट में हमारा क्या क्या था, करंट डिपॉजिट, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ SB, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट LC, बैलेंस इन ओवरड्यू FD, टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर। फ्रेंड्स ये जो टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर है इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट में लेते हैं, और जो भी टाइम डिपॉजिट हमारा मोर देन 1 ईयर होता है उसको हम लोग टाइम डिपॉजिट में लेते हैं। ठीक उसी तरह डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट्स जो है वो हम डिमांड डिपॉजिट में लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन को हम टाइम डिपॉजिट में लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बुक में जब मैं थ्योरी पोर्शन करा रही थी, सेविंग बैंक डिपॉजिट का 15% जो है वो हम लोग डिमांड लाइबिलिटी में लेते हैं और 85% जो है वो हम लोग टाइम लाइबिलिटी में लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा डिमांड डिपॉजिट कौन कौन सा है। करंट डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट 53,000। फ्रेंड्स इसका हम लोग 15% यहाँ लेंगे और 85% जो है वो हम टाइम डिपॉजिट में लेंगे। मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट LC 1,300, बैलेंसेज इन ओवरड्यू FD 1,200। तो हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो टोटल कितना आएगा, करंट डिपॉजिट हमारा था 14,000, सेविंग्स डिपॉजिट हमने 53,000 का 15% लिया है। सर मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट LC हमारा 1,300 था, बैलेंस इन ओवरड्यू FD हमारा 1,200 था, और टाइम डिपॉजिट जो लेस देन हमारा 1 ईयर था फ्रेंड्स वो देखिए यहाँ पे हमने दिया है इंक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर 10,000। तो यहाँ पे हम लोग 10,000 भी लेंगे। तो टोटल हमारा आ गया 14,000 प्लस 7,950 प्लस 1,300 प्लस 1,200 प्लस 10,000 इक्वल टू 34,450। अब हमारा M1 हम लोग निकाल लेंगे। हमारा M1 के लिए क्या था, करेंसी विथ पब्लिक। करेंसी विथ पब्लिक हमारा 11,100 प्लस डिमांड डिपॉजिट हमारा है 34,450 प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। देखिए यहाँ पे है अदर डिपॉजिट विथ RBI 25,000, इसको हमने यहाँ पे लिया है 35,000। ये तीनों को ऐड करने से हमारा जो आंसर आएगा वो 70,550। नेक्स्ट है हमारा M2 निकालने के लिए। M2 के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस SB लेते हैं। तो हमारा M1 जो था वो कितना आया था 70,550 प्लस हमारा SB जो है SB डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस हम लोग लेंगे। तो हमारा सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस SB कितना है 35,000। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे 70,550 प्लस 35,000। तो हमारा आंसर आएगा 1,05,550 इज आवर आंसर।
फ्रेंड्स वैसे ही हम M3 देखेंगे। M3 के लिए हमारा जो फॉर्मूला था दैट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स हमारा M1 कितना आया था 70,550, हमने 70,550 ले लिया। फिर टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो 1 ईयर से ज़्यादा के टाइम डिपॉजिट होंगे उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए टोटल टाइम डिपॉजिट 85,000 दिया हुआ है, जिसमें इंक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर 10,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे 85,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे, 85,000 माइनस 10,000। और जो हमारा सेविंग बैंक था 53,000, जिसका 15% हम लोगों ने डिमांड लाइबिलिटी में लिया था एंड रेस्ट ऑफ द पोर्सन 85% हम लोग यहाँ टाइम डिपॉजिट में उसको लेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा 70,550 प्लस 85,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 75,000 और 53,000 का 85% हमारा 45,050। तीनों को ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 190,600। अब हम लोग M4 निकालेंगे। M4 के लिए फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला था M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। फ्रेंड्स हमारा M3 जो है यहाँ पे आया था 190,600, वो हमने ले लिया 190,600। अब हमारा ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक्सक्लूडिंग NSC हमने देखिए यहाँ डाटा में लिया था। हमारा ऑल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस SB 50,000 है और NSC विथ पोस्ट ऑफिस 130 है। तो हम लोग 50,000 में से 130 को माइनस करेंगे। वही हमने यहाँ पे किया है 190,600 प्लस 50,000 माइनस 130। तो हमारा आंसर है 240,470। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था M3 डिवाइडेड बाई M1 मतलब ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाई नैरो मनी। 190,600 जो हमारा M3 आया यहाँ पे 190,600, ये देखिए हमने M3 निकाला था यहाँ पे 190,600 डिवाइडेड बाई M1 हमारा आया था 70550। तो 190,600 को डिवाइड किया 7550, हमारा आंसर आया 2.70। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी हमें M0 निकालना है। M0 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था करेंसी विथ पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। करेंसी विथ पब्लिक हमने निकाला था करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश हेल्ड बाई बैंक, जो हमारा माइनस करके 11,100 आया था, प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अदर डिपॉजिट विथ RBI इज 25,000। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 11,100 प्लस 25,000 इसका 36,100 इज आवर आंसर। प्लीज़ चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं हमारा केस स्टडी नंबर 2। यहाँ पे हमारा कुछ डेटा दिया हुआ है। करेंसी इन सर्कुलेशन 80,000, कैश विथ बैंक 1,000, करेंसी करंट अकाउंट बैलेंस 3,000, सेविंग बैंक अकाउंट 9,000, M3 129200, M4 161700, अदर डिपॉजिट विथ RBI 200, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस 12,000। फ्रेंड्स चलिए हम इसके M1 निकालते हैं। M1 निकालने के लिए जैसे हमने सर्कुलर फॉर्मूला आपको बताया था करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो हमारा करेंसी विथ पब्लिक वही था करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश हेल्ड बाई बैंक। यहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन 18,000 है, कैश हेल्ड विथ बैंक 1,000 है। तो 18,000 माइनस 1,000 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम। फिर यहाँ डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दिया हुआ है, तो हम इसका बैलेंस ले लेंगे। तो 3,000 प्लस 9,000 प्लस हमारा है अदर डिपॉजिट विथ RBI। अदर डिपॉजिट विथ RBI कितना दिया हुआ है 200। तो हम 200 को तो 18,000 माइनस 1,000 इज 17,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस 200, हमारा टोटल आएगा 29,200। तो हमारा M1 कितना हुआ 29,200। अभी हम M2 निकालेंगे। M2 के लिए हम M1 के साथ सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस को ऐड करेंगे। तो हमारा जो M1 आया था दैट इज़ 29,200 प्लस हमारा सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ देखिए सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस 12,000 दिया हुआ है। तो हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 41,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक निकालना है। देखिए यहाँ इक्वेशन में M3 दिया हुआ है 129200। तो हम इक्वेशन ले लेंगे। हमारा M3 का इक्वेशन क्या था M3 इक्वल टू M1 प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक। M3 हमारा दिया हुआ है 129200 और M1 हमने यहाँ निकाला था 29,200। तो हम 129,200 इक्वल टू 29,200 प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। टर्म डिपॉजिट इक्वल टू 129,200 माइनस 29,200। तो हमारा टर्म डिपॉजिट में बैंक कितना आएगा 1 लाख।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक M4, ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हमें निकालना है। तो हमारा M4 का फॉर्मूला क्या था, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो M3 हमारा कितना दिया हुआ है 129200 और M4 हमारा कितना हुआ दिया हुआ है 161700। तो कुछ नहीं, बस हम लोग वही करेंगे, M3 इजकल टू 129200, M4 इजकल टू 161700। तो ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस हमारा 161700 माइनस 129200 इजकल टू 32500 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मनी मल्टीप्लायर। जैसा कि मैंने बताया है ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय नैरो मनी। हमारा M3 का वैल्यू दिया हुआ था 129200, M1 हमने निकाला था 29200। तो दोनों को डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा 4.42। फ्रेंड्स, मनी सप्लाई का हमारा जो केस स्टडी है हमने ये देख लिया, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा देखेंगे वो है जीडीपी के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी निकालना है हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल जीडीपी जो लेते हैं वो हम लोग करंट प्राइस के ऊपर लेते हैं, और रियल जीडीपी जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग बेस प्राइस के ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं, लैपटॉप, मोबाइल, एलईडी, क्वांटिटी है, प्राइस है 5, 35, 12, 15, 3, 45। फ्रेंड्स, जीडीपी निकालने के लिए हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया है, 5 इंटू 35 175, 12 इंटू 15 180, 3 इंटू 45 135। फिर तीनों को हमने ऐड किया है तो हमारा आया है 490। इसी तरह से ईयर 2020 के लिए भी क्वांटिटी अलग अलग दिए हुए हैं, प्राइस अलग अलग दिए हुए हैं। तो हमने जीडीपी इसको निकाल लिया है, 6 इंटू 40 इजकल टू 240, 14 इंटू 20 इजकल टू 280, 4 इंटू 30 इजकल टू 120। इसको भी हमने टोटल किया है तो हमारा आया 640। अभी नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन जीडीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको फ्रेंड हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट जीडीपी माइनस जीडीपी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जीडीपी। तो 2019 के लिए हमारा तो ज़ीरो ही आएगा फ्रेंड्स, और 2020 के लिए हम लोग निकालेंगे। देखिए हमारा करंट जो था 640 था, प्रीवियस ईयर का 490 था। तो 640 माइनस 490 डिवाइडेड बाय 490 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आया 30.61। अब हम लोग उसी डेटा के ऊपर रियल जीडीपी निकालेंगे। फ्रेंड्स, रियल जीडीपी निकालने के लिए हम लोग बेस प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी में हम लोग करंट प्राइस यूज़ करते हैं और रियल जीडीपी में हम लोग बेस प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्वांटिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है, जीडीपी हमने निकाल लिया। चूँकि हमारा 2019 के लिए बेस ईयर भी 2019 ही होगा, तो हम लोग इसीलिए 5 इंटू 35 175, 12 इंटू 15 180, 3 इंटू 45 135 हम लोगों ने ले लिया जीडीपी। ठीक उसी तरह से ईयर 2020 के लिए हमारा जो क्वांटिटी है वो भी हमारा जो प्रीवियस चार्ट में था वही है 6, 40, 14, 20, 4, 30। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग प्राइस लेंगे ना, प्राइस हम लोग 2020 के लिए करंट प्राइस ये है, लेकिन उसका बेस प्राइस जो है वो ये होगा प्रीवियस ईयर का। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग जीडीपी निकालेंगे, हम लोग क्वांटिटी तो लेंगे 2020 की, लेकिन प्राइस लेंगे 2019 की, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ 6 को मल्टीप्लाई किया है 35 से, तो हमारा जीडीपी आया 210। 14 को हमने किया 15 से, हमारा इक्वेशन वैल्यू आया 210। 4 को हमने किया 45 से, हमारा आया 180। सबको हमने ऐड कर लिया, हमारा आया 600। यहाँ जीडीपी को ऐड किया तो 490। तो रियल जीडीपी हमारा फॉर 2019 ये एज यूजुअल ज़ीरो होगा। 2020 के लिए 600 जीडीपी एट प्रेजेंट ईयर, जीडीपी माइनस जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर। 600 माइनस 490 डिवाइडेड बाय 490 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारा जीडीपी आया, रियल जीडीपी आया 22.45। तो नॉमिनल जीडीपी फ्रेंड्स हमारा कितना आया 30.61, और रियल जीडीपी हमारा कितना आया 22.45। अब हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फॉर 2019 जो था हमारा
क्योंकि 0 था तो इसलिए हमारा जो वैल्यू है वो 100% हमारा अचीव हो रहा है, तो इसलिए ये 100 होगा। और 2020 के लिए हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आया था 30.61 और रियल जीडीपी 22.45। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 30.61 डिवाइडेड बाई 22.45 इंटू 100, हमारा आंसर आया 136.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हमें इन्फ्लेशन रेट निकालना है। इन्फ्लेशन रेट का है फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर करंट ईयर आया था, यहाँ देखिए 136.35 आया था, तो हम 136.35 माइनस 2019 का हमारा 100 था, 100 डिवाइडेड बाई 2019 में भी 100 था, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा जो वैल्यू आता है दैट इज़ 36.35। तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो 36.35 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। यहाँ भी दो कमोडिटी दी हुई है 2019, 2020 और 2021। यहाँ पे 3 ईयर के प्राइस दिए गए हैं, प्राइस है और ये क्वांटिटी है 2019 की, ये 2020 की है, ये 2021 की है। तो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2021 हमें निकालनी है, तो हम नॉमिनल जीडीपी फॉर 2021 निकाल लेंगे। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको, हम लोग करंट प्राइस पे जीडीपी लेते हैं, तो हमारा 2021 के लिए 55 इंटू 700 प्लस 70 इंटू 400, तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। तो 55 इंटू 700 प्लस 70 इंटू 400 हमारा इक्वेशन आता है 66,500। अब रियल जीडीपी के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया था कि हम लोग जो क्वांटिटी होती है वो तो हम लोग लेते हैं करंट ईयर की, और जो प्राइस होती है वो हम लोग लेते हैं बेस ईयर की। तो वैसे ही हमने यहाँ पे रियल जीडीपी निकाला है। रियल जीडीपी निकालने के लिए हमारी क्वांटिटी 700 थी, हमने 700 लिया, और बेस प्राइस हमारा देखिए 2019 है यहाँ पे बेस प्राइस, तो हम लोग इसको 45 और 50। तो रियल जीडीपी फॉर 2021 हमने लिया 45 इंटू 700 प्लस 50 इंटू 400, इक्वेशन हमारा आया 51,500। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमारा क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। नॉमिनल जीडीपी हमारा 66,500, रियल जीडीपी 51,500 मल्टीप्लाइड बाई 100, इक्वेशन सॉल्व करने से हमारा आता है 129.12%। दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड्स एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राइस रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने के लिए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए हम लोग लेते हैं प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर 140, प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर 132 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है 140 माइनस 132 डिवाइडेड बाई 132, मतलब प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर माइनस बेस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है 6%। फ्रेंड्स इसी के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट इन्फ्लेशन इफ प्राइस इंडेक्स इज करंट ईयर इज 15 एंड प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर इज 12। तो सेम है, करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100, ये सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है 25। सेम वैसा ही एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैलकुलेट इन्फ्लेशन इफ प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर इज 13 एंड प्राइस इन बेस ईयर इज 10। तो हमें प्राइस इंडेक्स निकालनी है, तो हम लोग करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100, 13 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 30 इज आवर आंसर। फ्रेंड ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं आपको एक और जीडीपी का जो है केस स्टडी वो मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना सीखेंगे। तो अभी मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो हम लोग अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप थम्स अप या थम्स डाउन को प्रेस करके लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू।